क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास दिया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर, यानी कि कोई भी हमारे पास नंबर है, फॉर एग्जांपल 13 है या 14 है या जो भी है, तो उसके जो डिजिट्स हैं उनके सम का स्क्वायर। तो हम उन डिजिट्स को एक को कह देते हैं कि x है और दूसरे को y कह देते हैं। जैसे कि ये यहाँ अगर इसके डिजिट्स के स्क्वायर के सम की बात की जाए तो एक आ जाएगा 1 का स्क्वायर और दूसरा आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये तो सिंपली 4 बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो नंबर है हमारे पास, इसके जो डिजिट्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम किसके इक्वल है? 65 के। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। उसके बाद ये जो नंबर खुद है, यानी जो नंबर हमने फाइंड करना है, वो अपने सम के यानी वो अपने डिजिट्स के सम के 9 टाइम्स है, यानी कि 9 इंटू सम ऑफ डिजिट्स यानी कि x प्लस वाई का वो 9 टाइम्स है इज इक्वल टू वो वाला नंबर है। लेकिन वो जो नंबर है उस नंबर को हम यूँ भी तो लिख सकते हैं ना कि y प्लस 10x। ये हमने कैसे लिखा कि जो हमारा पहला डिजिट है वो किसका होगा? वो 1s प्लेस पे होगा और जो सेकंड डिजिट है वो 10s प्लेस पे होगा। तो इस 10s प्लेस को शो करने के लिए हमने x को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन जाएगी जब हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9y माइनस वाई विच इज़ इक्वल टू 8y इज़ इक्वल टू, यहाँ 10y था, 10y माइनस 9y विच इज़ इक्वल टू x। तो x इज़ इक्वल टू 8y, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हम इस सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो x की जगह पे 8y आ जाएगा। तो 8y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो अब हमारे पास ये क्या बन जाएगा? 64y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 65। तो यहाँ से ये 64y का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये भी 65 ही बनेगा। तो y का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ गया, यानी कि y भी 1 के ही इक्वल आ जाएगा जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो y तो हमारे पास 1 आ गया। तो इस इक्वेशन के थ्रू हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इज इक्वल टू 8y था, y 1 आ गया तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हम अगर एक्स वाई यूँ मतलब डायरेक्टली करके लिखेंगे तो फिर तो हमारे पास 18 या फिर ऐसा कोई आंसर बन जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि x किस पे था? x टाइम्स प्लेस पे था, यानी कि हम इस x को क्या करेंगे? 80 लिखेंगे प्लस जो y है उसको हम क्या लिखेंगे? वो 1s प्लेस पे था तो 1 ही लिखेंगे। तो जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर था वो किसके इक्वल आ जाएगा? 81 के इक्वल आ जाएगा। ये हमने कैसे किया? नॉर्मल x और y फाइंड किया, लेकिन क्योंकि उनमें से एक नंबर 1s की प्लेस पे था, एक 10s की प्लेस पे था। जो 10s की प्लेस पे था उसको हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, यहाँ हमने इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ हमारे पास एक लीनियर फैक्टर है और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, और वो भी ऐसा कि जिसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस में हम कैसे रिजॉल्व करते होते हैं ऐसी इक्वेशन को? a डिवाइडेड बाय जो लीनियर फैक्टर है 1 माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय, एक बार ये क्वाड्रेटिक फैक्टर एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर और दूसरी बार डी एक्स प्लस ई करके हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स के स्क्वायर का होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते होते थे? इस पूरी इक्वेशन को इस टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली यहाँ से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और उसके बाद ये a था, a के नीचे 1 माइनस एक्स था, तो इसके साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो बी एक्स प्लस सी था, इसके नीचे 1 प्लस एक्स था, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो डी एक्स प्लस ई था, इसके नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूरा था, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स आ जाएगा। उसके बाद हम डिनोमिनेटर्स के थ्रू इसके रूट्स निकालते होते हैं। तो 1 माइनस एक्स को अगर हम 0 के इक्वल पुट करें, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। अब अगर हम ये जो इक्वेशन है इसके अंदर x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इज इक्वल टू, यहाँ से तो 1 x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी। फिर इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी 1 माइनस एक्स वाली टर्म थी, तो ये वाली टर्म भी, मतलब ये b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और साथ ये बी एक्स प्लस सी वाली और डी एक्स प्लस ई वाली टर्म्स जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि इनके अंदर 1 माइनस एक्स है, और x की जगह जब हम 1 डालेंगे तो ये 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन ये जो a वाली टर्म है ये हमारे पास क्या बन जाएगी? a इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 1,
तो इसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4a इज इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज a किसके इक्वल है 1 के इक्वल आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन आई थी इसे हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर उसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं। सिंप्लीफाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा b इंटू x प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 4 प्लस c इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब और साथ आ जाएगा हमारे पास d इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस e इंटू 1 माइनस एक्स। तो अब हम ये सिंप्लीफाई हमने क्यों किया ताकि हम आराम से x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकें। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि जी हम क्या कर रहे हैं कोफिशिएंट्स ऑफ मतलब x के कोफिशिएंट्स को हम इक्वेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर 4 है तो x4 के कोफिशिएंट्स को अगर देखें तो यहाँ पर तो कोई भी नहीं है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा। 0 इज इक्वल टू यहाँ पर a के साथ है x4 और साथ माइनस b जो है वो भी x4 के इक्वल है। तो ये यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा a की वैल्यू तो हमारे पास गिवन थी जो कि क्या आई थी 1 थी और यानी कि b जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा a के ही इक्वल आएगा, यानी कि b भी 1 के इक्वल है और a भी 1 के इक्वल आया। उसके बाद अगर एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे तो 0 है एक्स क्यूब और यहाँ पर a के अंदर भी कोई एक्स क्यूब नहीं है लेकिन b के अंदर हमारे पास एक्स क्यूब है। यहाँ पर सिंपल b के साथ एक्स क्यूब है तो b की जगह पे हम डायरेक्टली 1 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ आ जाएगा 1 प्लस अब यहाँ जो c है उसके साथ भी एक्स क्यूब है लेकिन ये माइनस एक्स क्यूब है, यानी कि यहाँ हम माइनस c लिख देंगे और बस ये हमारे पास दो ही ऐसी टर्म्स हैं कि जिनके साथ एक्स क्यूब है। तो यहाँ से फर्दर हमारे पास जो c है वो भी किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि a भी हमारे पास 1 के इक्वल आया है, b भी 1 के इक्वल आया है और c भी 1 के इक्वल आ रहा है। उसके बाद हम एक्स स्क्वायर के जब कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 4 इज इक्वल टू 2a और a की जगह पे डायरेक्टली हम 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, माइनस b की जगह पे भी हम डायरेक्टली 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं और साथ हमारे पास प्लस c की जगह पे भी डायरेक्टली 1 डाल देते हैं हम। उसके बाद माइनस d आ रहा है, यानी कि ये सारे x के जो हैं कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें ये -1 + 1 तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा और 4 - 2 यानी कि d इज इक्वल टू -2 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 4 और 4 में से 2 जाएगा ये 2 बन जाएगा इज इक्वल टू -d, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो d इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास बस एक e बच गया है तो उसको भी हम अभी फाइंड करते हैं। हम x के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो हमारे पास x कोई भी नहीं है, मतलब x की वाला कोफिशिएंट है ही नहीं है तो वहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि b वाला जो कांस्टेंट था हमारे पास तो उसके साथ भी हमारे पास x प्रेजेंट है, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम b लिखने की जगह b की वैल्यू इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं। उसके बाद हमारे पास जो c है c के अंदर भी हमारे पास x मौजूद है और वो -c के साथ है, तो c की जगह हम उसकी डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं विच इज इक्वल टू 1। तो ये क्योंकि -c था -c की जगह 1 डालेंगे 1 - 1 हो जाएगा। उसके बाद जो d है हमारे पास d की भी हमारे पास वैल्यू आ गई थी जो कि क्या है -2 है, तो d के साथ भी x प्रेजेंट है हमारे पास और साथ -e, तो ये हमारे पास x के सारे कोफिशिएंट्स हैं। यहाँ से 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा तो e किसके इक्वल आ जाएगा, e इज इक्वल टू -2। तो अब हमारे पास ये सारे जो कांस्टेंट्स थे इनकी वैल्यूज आ गई हैं, तो हमारी जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन थी -4x² डिवाइडेड बाय 1 - x इंटू 1 + x² का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगी रिजॉल्व होके, ये आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 - x प्लस bx की जगह डायरेक्टली यहाँ पे b की जगह 1 डालेंगे तो x प्लस c की जगह भी 1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1 + x² था हमारे पास और साथ dx की जगह d की जगह पे -2 डाल देंगे तो ये बन जाएगा -2x प्लस जो e है उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, अगेन -2 आएगा, तो इनका माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा +2 डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर।
तो ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व हो चुकी है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कहा हुआ है कि दो बोट्स हैं, एक ये लाइट हाउस है हमारे पास जिसकी हाइट है 300 मीटर और उसके यानी कि उसके साथ एक रिवर है, उसके अंदर दो बोट्स खड़ी हुई हैं और उनका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी ऊपर वाला जो एंगल है इस लाइट हाउस की छत से, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक का 30 बन रहा है, एक का 45 बन रहा है। तो इस एंगल ऑफ डिप्रेशन के अल्टरनेट हमने एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर लिए हैं। तो यानी ये अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अगर वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन भी 30 ही होगा, और फिर अगर वो एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन 45 था तो एलिवेशन भी 45 ही होगा। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पर हमारा गोल क्या है कि हमने ये x यानी कि इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी तो हमें नजर आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ यानी ये जो 30 वाला है इसके साथ हम यानी कि बेस जो है वो 30 वाले ट्राइंगल के विद रिस्पेक्ट टू जो बेस आती है वो फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 300 है, डिवाइडेड बाय ये जो बेस है, ये जो पूरी यहाँ से लेके उस पॉइंट तक जो बेस जा रही है इसको हम सी का नाम दे देते हैं। तो ये सी से क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है। तो सी वाली बेस किसके इक्वल आ जाएगी, 300 डिवाइडेड बाय tan 30। अब ये किसके इक्वल होगी, ये वैल्यू आ जाएगी 519.6 मीटर आ जाएगा हमारे पास। यानी कि ये जो सी वाली जो बेस है यानी कि ये वाली जो लेंथ है, इस साइड की जो लेंथ है यानी कि फर्स्ट बोर्ड से बेस ऑफ लाइट हाउस तक जो हमारे पास डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, वो 519.6 तक है। उसके बाद जो दूसरी वाली जो बोट है उसके लिए भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो उसकी बेस हम ये वाली बेस फाइंड कर देते हैं, इसे h का नाम दे देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, tan 45 इज इक्वल टू 300 यानी कि परपेंडिकुलर 300 डिवाइडेड बाय h आ गया। तो h किसके इक्वल हो जाएगा, 300 डिवाइडेड बाय tan 45 1 के इक्वल होता है, तो h डायरेक्टली 300 मीटर्स के इक्वल होगा। लेकिन अभी हमें तो x फाइंड करना है यानी कि इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो x किसके इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू c माइनस एच, यानी कि ये पूरी जो लेंथ है इसमें से जब हम ये वाला पोर्शन निकाल देंगे तो पीछे हमारे पास ये वाला पोर्शन यानी कि इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस बच जाएगा। जब हम इसको माइनस करते हैं 519.6 माइनस 300 तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास 219.6 मीटर इन दोनों बोर्ड्स के दरमियान का डिस्टेंस आ गया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो एक थ्योरम है, तो मैं आपको डायरेक्टली रेफर कर देती हूँ उस थ्योरम पे, क्योंकि थ्योरम्स तो हमें एज इट इज़ ही समझने पड़ते हैं, मतलब वर्डिंग वो यूज़ करते हैं हम थ्योरम्स के अंदर। तो वो 9.1 जो हमारे पास टॉपिक है उसका थ्योरम नंबर 4 है, पेज नंबर 184 पे। और इसके अंदर बोला क्या हुआ है कि अगर दो कॉर्ड्स क्या होते हैं कि ऐसी एक लाइन है फॉर एग्जांपल और दूसरी ये वाली लाइन है, यानी कि ये जो अंदर से जो लाइंस यानी कि सर्कल के पॉइंट्स को टच कर रही होंगी तो उन्हें हम कहते हैं कॉर्ड्स, यानी कि दो पॉइंट्स को जो ज्वाइन कर रही होंगी लाइन सर्कल के उनको हम कॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक कॉर्ड है ए बी और ये है सी डी। तो अगर ए बी और सी डी आपस में क्या हैं, कॉन्ग्रेंट हैं, तो फिर ये क्या होने चाहिए, ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, इक्वल डिस्टेंट होने चाहिए यानी इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट होंगे मतलब कॉन्ग्रेंट होंगे तो जाहिर है इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से भी हमें सामने ही नजर आ रहा है कि इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, क्योंकि अगर एक वहाँ है फॉर एग्जांपल और दूसरा यहाँ है तो हमें ये नजर आ रहा है कि ये वाला तो छोटा है तो जबकि ये वाला बड़ा है। फिर अगर यहाँ लगा देते तो ये वाला बड़ा हो जाता, ये वाला छोटा हो जाता, तो इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तभी ये जाके कॉन्ग्रेंट होंगे। तो ये वहाँ से आपने इसकी स्टेटमेंट्स वगैरह पढ़ लेनी है और अगर ना समझ आए तो पूछ लेनी है। अब जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय द मेजर आर्क इज 2 टाइम्स द एंगल सबटेंडेड बाय द माइनर आर्क। ये भी हमारे पास थ्योरम है चैप्टर नंबर 12 का। और ये कौन सा है, चैप्टर नंबर 12 जब आप खोलेंगे तो जो फर्स्ट थ्योरम है डायरेक्टली जो फर्स्ट थ्योरम आपको नजर आएगा वो यही है। इसके अंदर बेसिकली क्या हो रहा है कि एक हमारे पास सर्कल है, आर्क है, यानी कि बेसिकली आर्क्स ही होती है ना। आर्क क्या होती है, ये यहाँ से यूं हम कोई भी पोर्शन ले लेते हैं तो ये आर्क ही बन जाएगी। तो अब हमने देखना है कि जो मेजर आर्क का एंगल है वो माइनर आर्क का ट्वाइस होता है। ये हम कैसे देखेंगे, ये यूं करके हम एक सर्कल बना लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, यूं इसको यूं कर लेंगे कुछ,
और फिर दरमियान से भी यूँ ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ इस थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है x है फॉर एग्जांपल, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, 2x के इक्वल होगा। यानी कि ये मेजर आर्क ने, ये वाली मेजर आर्क थी, इसने जो एंगल बनाया है वो क्या है, वो माइनर आर्क, ये माइनर आर्क थी, इसके एंगल का ट्वाइस है। तो ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अगर आप लोगों को इसकी स्टेटमेंट्स में मसला आ रहा हो तो आपने पूछ लेना है।